हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज से हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स और चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। इसको हम स्टार्ट करेंगे और क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट सेकंड। इसका चैप्टर नंबर जो 1 है पावर शेयरिंग, और इसमें शुरुआत में दो टॉपिक दे रखे हैं। एक तो डिस्कस कर रखा है बेल्जियम कंट्री के बारे में और दूसरा डिस्कस कर रखा है श्रीलंका के बारे में। तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पर ध्यान रखना, एक ही बार में बेल्जियम वाला जो टॉपिक है पूरी तरह से इसको फिनिश कर देते हैं। ध्यान रखना, एनसीईआरटी में आगे भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर भी ये टॉपिक आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को यहीं पर अच्छी तरह से आपको कवर कर लेना है, कोई भी चीज़ पीछे के लिए नहीं छोड़ेंगे। बीच बीच में मेरी कोशिश रहेगी आपको कुछ बेसिक चीज़ें भी बताता चलूँ ताकि आपको क्लियर हो सके, चीज़ों को आप लिंक कर पाएँ। हो सकता है 9th क्लास में आप ना पढ़ गया हो, 8th क्लास में चीज़ों को छोड़ के आ गए हो, तो वो चीज़ें भी मैं आपको बीच बीच में बताता चलूँगा और जर्नी कराऊंगा। बेल्जियम कंट्री की आपको जर्नी कराने वाला हूँ, बहुत शानदार। यहाँ पे ये मैप दे रखा है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। ये मैप किसका है? बेल्जियम का है। खैर, बेल्जियम के बारे में अगर देखें थोड़ा सा, अगर बेल्जियम के बारे में जानें तो बेल्जियम कंट्री कहाँ पड़ता है, तो ये ध्यान रखना है। पहली बात तो ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट, यूरोपियन कंट्री है। आपको पता है यूरोप कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर बेल्जियम देश आता है। अभी मैप में भी दिखाऊंगा। ये वहाँ का फ्लैग है ऐसे करके, ठीक है ना, ट्राई कलर फ्लैग है। करेंसी यहाँ की यूरो है और यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 1.2 करोड़ के समथिंग यहाँ की पॉपुलेशन है। और हेडक्वार्टर, यहाँ पे कुछ हेडक्वार्टर पाए जाते हैं। एक तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है बेल्जियम में। दूसरा एक है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री ग्रुप है, अलाइंस है कई सारे देशों का। तो उसका भी यहाँ पर हेडक्वार्टर मिलेगा। किस किस का? एक तो यूरोपियन यूनियन और दूसरा नाटो, दोनों का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा बेल्जियम। और बेल्जियम की जो कैपिटल है दैट इज ब्रुसेल्स, है ना। ये यहाँ के लोग हैं और यहाँ की ये बिल्डिंग्स हैं, तो ये चीज़ देख सकते हो। बहुत खूबसूरत कंट्री है, खूबसूरत लोग हैं। और ये इसका मैप है। इसके पड़ोसी देशों के बारे में भी हम जान सकते हैं। बेल्जियम के ऊपर एक तो नॉर्थ सी है और यहाँ पर नेदरलैंड है। और नेदरलैंड को पहले बोलते थे, ध्यान रखना, हॉलैंड बोलते थे। और यहाँ के लोगों को बोलते हैं डच। क्या बोलते हैं यहाँ के लोगों को? डच बोलते हैं। आई होप डच आपने इससे पहले सुना होगा। तो डच लोग कहाँ के होते हैं? ये इधर नीदरलैंड के ही होते हैं। इधर जर्मनी है, वही हिटलर वाला जर्मनी। यहाँ पे है लग्जमबर्ग और यहाँ पर है फ्रांस। कमेंट करके बताना है आपको फ्रांस की कैपिटल क्या है। मैं जानना चाहूँगा फ्रांस की कैपिटल क्या है अभी आपसे, ठीक है। तो ध्यान रखना, लग्जमबर्ग, जर्मनी, नेदरलैंड, फ्रांस, चार इसके क्या हैं? नेबरिंग कंट्रीज। और ऊपर एक सी है जिसका नाम है नॉर्थ सी। और ये बिल्कुल बीचों बीच में, ध्यान रखना, ब्रुसेल्स के, सॉरी, ये बेल्जियम के बिल्कुल बीचों बीच में सेंटर में है इसकी कैपिटल जिसका नाम है ब्रुसेल्स। ओके। अब आप अगर कहो कि सर इंडिया से कितनी दूर है ये, तो ये है अपना प्यारा भारत, इंडिया का मैप। और इंडिया से अगर यूँ आप जाओगे, यहाँ से रेड सी से होते हुए जाओगे तो ये मेडिटेरियन सी, और फिर ये वाला जो पूरा एरिया है इसको बोलते हैं यूरोप, ठीक है ना। यहाँ पर फ्रांस है और फ्रांस के ऊपर ये रहा बेल्जियम, ठीक है ना। तो ये रहा आपका बेल्जियम। कहाँ पर? ये रहा आपका बेल्जियम, ठीक है, फ्रांस के ऊपर। तो यहाँ से यूँ है, इतनी दूर है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए, आपको इंडिया के रेस्पेक्ट में कहाँ पर पड़ता है बेल्जियम, ये भी पता होना चाहिए। और बेल्जियम के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो जर्मनी, और ये फ्रांस, ऊपर नेदरलैंड, और यहाँ पर सी है, नॉर्थ सी, ठीक है ना। अच्छा, अब चैप्टर का नाम क्या है? पावर शेयरिंग। चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब है शक्ति का बंटवारा, ठीक है। अब आपने देखा होगा इंडिया में भी पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है। और जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री मिलेंगे, आपको ध्यान देना, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री मिलेंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब जहाँ पर डेमोक्रेसी पाई जाती है, ठीक है, लोकतंत्र पाया जाता है, वहाँ पर लोकतंत्र में ये कॉन्सेप्ट चलता है पावर शेयरिंग का। पावर शेयरिंग कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है, इन दो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक तो हम आज के टॉपिक में तो हम पढ़ने वाले बेल्जियम के बारे में, फिर हम देखेंगे श्रीलंका के बारे में, ठीक है। तो पावर शेयरिंग से बहुत सारे इशू रिजॉल्व हो जाते हैं और शांति बनी रहती है सोसाइटी में और कंट्री में। तो पावर शेयरिंग का जनरल सा मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ग्रुप्स और ऑर्गन्स। अलग अलग ग्रुप्स के बीच में, अलग अलग गवर्नमेंट के बीच में, अलग अलग सोसाइटी के लोगों के बीच में पावर का डिवाइड होना ही क्या कहलाता है? पावर शेयरिंग। और पावर शेयरिंग रहती है तो शांति बनी रहती है। और पावर अगर एक ही व्यक्ति के पास आ जाए तो फिर वो डेंजरस है। ऐसे में फिर वो डिक्टेटरशिप बन सकता है, डिक्टेटरशिप वाली कंडीशन बन जाएगी। जैसे हिटलर ने सारी की सारी पावर अपने हाथ में ले ली थी, तो आपको पता है हालत बहुत ख़राब हो गई थी, फिर जर्मनी की वर्ल्ड वॉर हो गया था। आज की डेट में एक है किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया, वो भी डिक्टेटर है, उसके भी हाथ में पावर है।
चाइना देख सकते हो, वहाँ पर एक ही पार्टी रूल करती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसमें एक पावर शेयरिंग नहीं है, वहाँ एक ही जगह पे पावर कॉन्सेंट्रेटेड। तो जहाँ पे पावर एक ही जगह पे होती है वहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। अपना देश है इंडिया, यहाँ पे पावर डिवाइडेड है, सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में, तो थोड़ा सा शांति रहती है। तो पावर शेयरिंग क्या है? डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल और ग्रुप्स और ऑर्गन्स के बीच में। दूसरी चीज़, एक सिस्टम आपने सुना होगा फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में क्या होता है? पावर डिवाइडेड होती है सेंटर और स्टेट के बीच में। और एक सिस्टम होता है यूनिटरी सिस्टम, और यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है? जहाँ पे सारी की सारी पावर सेंटर के पास होती है, उसको हम बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम। तो इंडिया में आपको पता है ये पावर के मतलब सिस्टम कैसा है पावर शेयरिंग का, या स्ट्रक्चर कैसा है इंडिया में? इंडिया में है फेडरल स्ट्रक्चर, जहाँ पे पावर डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट के बीच में। चलो अब इंडिया का टूर भी मैं थोड़ा सा करा देता हूँ। देखो, अपने देश की सिस्टम अगर आपको पता है तो बाकी देशों को कंपेयर करना बड़ा आसान रहता है, ठीक है। अगर हम देखें अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन होते हैं, 3 ऑर्गन्स पाए जाते हैं। पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, सिंपल सा मतलब मैं बता रहा हूँ, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है लॉज को इम्प्लीमेंट करना, कानूनों को इम्प्लीमेंट करना। भाई लेजिस्लेचर ने तो लॉ बना दिए, एग्जीक्यूटिव उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। और जुडिशरी देखती है कि जो लॉ बनाए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हैं या नहीं है, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है जुडिशरी, प्लस फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करती है जुडिशरी, प्लस हमें डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है। तो भारत में ध्यान रखना कितने ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के? 3, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो मतलब हमने क्या कर रखा है? पावर को डिवाइड कर रखा है। कुछ पावर दे रखी है हमने लेजिस्लेचर को, कुछ दे रखी है एग्जीक्यूटिव को, और कुछ दे रखी है जुडिशरी को। लॉ बनाने की पावर हमने लेजिस्लेचर को दे रखी है, लॉ को लागू करने की पावर एग्जीक्यूटिव को दे रखी है, और डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की या न्याय देने की पावर हमने जुडिशरी को दे रखी है। जैसे भारत में लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट आता है जिसको संसद बोलते हैं, और संसद के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव में भारत में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, और जुडिशरी में सेंट्रल गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट आता है। तो यहाँ पर क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है पावर डिवाइडेड है और सबका काम अलग अलग है, तो काम शांति से चलता है। अब इंडिया में अगर आप कहो कि सर कितने लेवल हैं गवर्नमेंट के, तो आपको ध्यान रखना गवर्नमेंट के 3 लेवल हैं। नंबर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर 2 स्टेट गवर्नमेंट, और नंबर 3 लोकल गवर्नमेंट। तो इंडिया में 3 लेवल पर सरकार पाई जाती है। सबसे ऊपर लेवल है हाईएस्ट, सबसे बड़ी गवर्नमेंट सेंट्रल, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आता है? स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरे नंबर पर लोकल गवर्नमेंट। हालांकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब लोकल गवर्नमेंट नहीं थी, लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट 1992 के समथिंग आया था, ठीक है ना। और लोकल गवर्नमेंट के भी 2 भाग हैं, एक तो है रूरल गवर्नमेंट और दूसरी है अर्बन। गांव में जो सरकार पाई जाती है, जैसे आपने सुना होगा सरपंच, कहीं पे प्रधान बोलते हैं, वो रूरल गवर्नमेंट है। अर्बन गवर्नमेंट, जैसे अर्बन में आपने देखा होगा कहीं पे म्यूनिसिपलिटी पाई जाती है, कहीं पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पाया जाता है, और कहीं पर म्यूनिसिपल काउंसिल पाई जाती है। तो वो वाली गवर्नमेंट कौन सी हो जाएगी? अर्बन गवर्नमेंट हो जाएगी। अच्छा, ये बात रही इसकी। अब हम थोड़ा सा एक एथनिक वर्ड आया है हमारे इस चैप्टर में, तो एथनिक का मतलब समझ लेते हैं। तो एथनिक क्या है? ये सोशल डिवीजन है। किसी भी मतलब कंट्री में सोशल डिवीजन होता है, और जिसका जो किस पर आधारित होता है? शेयर्ड कल्चर पर आधारित होता है। मतलब जिनका कल्चर लगभग कैसा रहता है? सेम रहता है। तो जो भी लोग सेम एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो कॉमन डेसेंट में बिलीव करते हैं, और उनकी फिजिकल टाइप जो है वो लगभग सेम पाया जाता है। ध्यान रखना, जो लोग सेम एथनिसिटी के हैं, सेम एथनिक ग्रुप के जो लोग हैं, उनको आप देखने को मिलेगी फिजिकल टाइप, मतलब अब शरीर, बॉडी स्ट्रक्चर, रूप, रंग, वो उनका एक जैसा देखने को मिलेगा। लगभग ढांचा जो है उनका फिजिकल एक जैसा, प्लस उनका कल्चर भी एक जैसा देखने को मिल सकता है, या फिर उन दोनों चीज़ें एक जैसी देखने को मिलती हैं। उनका कल्चर भी और उनका फिजिकल टाइप भी एक जैसा देखने को मिलता है। किसका? जो लोग किससे बिलोंग करते हैं? सेम एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पे ये अफ्रीकन लोग हैं, अफ्रीकन एथनिसिटी के लोग हैं, ये यूरोपियन एथनिसिटी के लोग हैं, ठीक है। तो इनका आपको रूपरेखा अलग देखने को मिलेगी, इनकी रूपरेखा आपको देखने को अलग मिलेगी। इनका कल्चर अलग है, इनका कल्चर अलग है। तो एथनिक का मतलब क्या है? एथनिक मतलब सोशल डिवीजन है, और जो भी लोग सेम एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी हो सकती है, कल्चर एक जैसा हो सकता है, या दोनों चीज़ें एक जैसी हो सकती हैं, और उनके जो पूर्वज हैं वो भी क्या रहते हैं? कॉमन रहते हैं। उसको बोलते हैं एथनिक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, इसमें एथनिक होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेम रिलीजन से हों या सेम नेशन से हों, सेम देश या सेम रिलीजन से होना ज़रूरी नहीं है। सेम एथनिसिटी के लोग कई जगह पर पाए जा सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज में पाए जा सकते हैं, उनका रिलीजन भी अलग अलग हो सकता है, बट उनका फिजिकल जो टाइप है और कल्चर है वो हो सकता है सेम मिलेगा आपको, ठीक है।
तो अब शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की और टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बेल्जियम कंट्री के बारे में पढ़ते हैं, क्या दे रखा है बेल्जियम में, क्या समस्या थी, सारी चीज़ें जानेंगे। तो बेल्जियम एक छोटा सा देश है, यूरोप में पाया जाता है, डेफिनेटली छोटा ही देश है। हमने देखा था फ्रांस के ऊपर बेल्जियम है, ठीक है ना। और इसका एरिया लगभग हरियाणा, अपना भारत में एक राज्य हरियाणा, और हरियाणा के एरिया के बराबर इसका एरिया है। बेल्जियम के बॉर्डर में 4 देश हैं। नंबर 1 तो फ्रांस, द नेदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, ये चारों के चारों मैंने मैप में आपको बताए थे। और यहाँ की पॉपुलेशन लगभग थोड़ी सी 1 करोड़ से ज़्यादा है। और इसकी पॉपुलेशन जो है हरियाणा की पॉपुलेशन से भी आती है। हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ से ज़्यादा है, इनकी हरियाणा से भी आती है। हालांकि ये चीज़ आप लिख के आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा कंपेयर कर रहे हैं कि भारत में हमारा छोटा सा जो राज्य है हरियाणा, उससे के बराबर तो उसका एरिया है और पॉपुलेशन। हाँ, अब हम देखेंगे इसके एथनिक कंपोजिशन के बारे में। ये है हमारा पूरा की पूरा बेल्जियम, और बेल्जियम में ये रेड वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं वेलोनिया रीजन। और वेलोनिया रीजन में आपको ज़्यादातर लोग मिलेंगे, आपको कैसे, फ्रेंच स्पीकिंग। ध्यान रखना, वेलोनिया रीजन में लगभग 40% जो लोग हैं आपको कैसे मिलेंगे, फ्रेंच स्पीकिंग मिलेंगे। और यहाँ पर ये जो वाला रीजन, छोटा सा जो रीजन दिखा रखा है, यहाँ पर जर्मन लोग पाए जाते हैं। जनरली 1% मतलब जर्मन स्पीकिंग लोग पाए जाते हैं, ठीक है। जर्मन नहीं, जर्मन स्पीकिंग लोग पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। जर्मनी मतलब जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। और ये येलो वाला जो पोर्शन दिखा रखा है ये है फ्लेमिश रीजन, और फ्लेमिश रीजन में आपको जनरली डच स्पीकिंग लोग मिलेंगे। और यहाँ पर लगभग 59% लोग ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। और यहाँ पर 40% लोग ऐसे हैं जो आपकी क्या बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। मतलब अगर ओवरऑल अगर देखो आप पूरे की पूरे बेल्जियम में ज़्यादा रेशियो किसका है, ज़्यादा लोग कौन है, ज़्यादा लोग हैं आपके डच लोग। डच बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या 40%, और जर्मन लोग बोलने वालों की संख्या तो मात्र 1% है। तो यहाँ पे मेजोरिटी आपको किसकी दिख रही है, मेजोरिटी दिख रही है आपको डच बोलने वाले लोगों की मेजोरिटी दिख रही है। दूसरी तरफ यहाँ बिल्कुल सेंटर में ये छोटा सी जो जगह दिखा रखी ये है ब्रसेल्स, और ब्रसेल्स यहाँ की कैपिटल है। मगर ब्रसेल्स में कंडीशन बिल्कुल उल्टी है। क्या उल्टी कंडीशन है, ब्रसेल्स में 80% तो लोग पाए जाते हैं फ्रेंच स्पीकिंग, और 20% लोग मात्र पाए जाते हैं डच स्पीकिंग। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजोरिटी किसकी है, फ्रेंच की, और जबकि डच की, डच माइनॉरिटी में। कहाँ पर, सोचो पूरे देश में डच मेजोरिटी में, मगर अपनी कैपिटल में डच किस में है, माइनॉरिटी में। तो यहाँ पर ये समस्या आ गई। यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लोग हैं, और इनमें क्या है, डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है। यहाँ पर यही चीज़ आपको पढ़नी है कि लगभग 59% पीपल जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं, लगभग 40% लोग जो वेलोनिया रीजन में रहते हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, और 1% बचे कुछ लोग ये क्या बोलते हैं, जर्मन भाषा बोलते हैं। उधर कैपिटल की बात करें ब्रसेल्स की, यहाँ पर 80% लोग तो फ्रेंच बोलते हैं, लगभग 20% लोग डच स्पीकिंग लोग हैं, ठीक है ना। अब ये इसकी वजह से समस्या क्या आएगी, इसकी वजह से समस्या ये आ रही है कि जो माइनॉरिटी है फ्रेंच, ध्यान रखना, फ्रेंच स्पीकिंग लोग माइनॉरिटी में, ये जनरली क्या है, वहाँ पर रिलेटिवली रिच और पावरफुल लोग हैं। ध्यान रखना, पूरे लगभग 40% लोग जो बेल्जियम में रहते हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, और ये लोग हालांकि माइनॉरिटी में, क्योंकि वो तो लगभग 59% है, बहुत ज़्यादा है, कौन, डच लोग ज़्यादा हैं। तो फ्रेंच जो लोग हैं ये माइनॉरिटी में ज़रूर है, मगर ये रिच हैं और पावरफुल हैं। जिसकी वजह से नाराज़ कौन है, जिसकी वजह से यहाँ पे नाराज़ है डच स्पीकिंग कम्युनिटी, इनसे नाराज़ है। क्योंकि डच स्पीकिंग जो लोग हैं उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का फ़ायदा बहुत बाद में मिलता है, क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा जो लोग हैं, मतलब माइनॉरिटी, भले ही माइनॉरिटी में, मगर ये ज़्यादा मतलब कंडीशन इनकी ज़्यादा बेटर है, इनके लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा बेटर हैं। दूसरी तरफ जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो भले ही मेजोरिटी में, मगर ये इनकी तुलना में कम रिच हैं, कम पावरफुल हैं, और इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का फ़ायदा भी बाद में मिलता है। तो जिससे इनमें एक गैप बन जाता है, एक गैप क्रिएट होता है, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग लोगों में गैप सा क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से टेंशन बढ़ जाती है दोनों के बीच में। डच स्पीकिंग लोगों और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में टेंशन क्रिएट हो जाती हैं, और ये टेंशन चलती है 1950 से 1960 वाला जो दौर था, इस समय पर इनमें बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। तो लगभग 20 साल हो गए, 1950 से लेके 1950 से 60 वाला दौर भी है, तो लगभग 1970 तक इनमें क्या रहता है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, ठीक है। और ये टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है इन दो कम्युनिटीज़ के बीच में, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग लोगों के बीच में टेंशन बढ़ जाती है। अब प्रॉब्लम यही है यहाँ पे ब्रसेल्स में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो डच स्पीकिंग लोग जो मेजॉरिटी में हैं वो कैपिटल, खुद की कैपिटल ब्रसेल्स में क्या है, माइनॉरिटी में। ये भी एक समस्या है, प्लस दोनों कम्युनिटीज़ में बनती नहीं है। तो इसके लिए बेल्जियम ने क्या जुगाड़ निकाला, तो इन्होंने एक पॉलिसी बनाई,
अकोमोडेशन पॉलिसी, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो इनको कैसे साथ में लेके आते हैं, देखो अगर इनको साथ में ना लेके आए तो जर्मनी इसका बेल्जियम का डिवीजन हो सकता है, अलग अलग कंट्री बन सकते हैं, इसमें से भी दो ग्रुप बन सकते हैं। अगर इनको साथ में लेके चले तो बेल्जियम एक हो सकता है। तो यहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने यही पॉलिसी अपनाई कि सबको साथ में लेके चलेंगे, सबको बराबर इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, तो बेल्जियन जो लीडर्स थे, यहाँ के जो नेता थे, उन्होंने पहली बात तो ये एक्नॉलेज कर लिया, ये एक्सेप्ट कर लिया कि यस हमारे यहाँ पर रीजनल डिफरेंस है और कल्चरल डाइवर्सिटी है। पहली बात तो हमारे पे अलग अलग कल्चर के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग पाए जाते हैं, और रीजनल डिफरेंस भी है, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो डिफरेंस है, ठीक है, डेफिनेटली डिफरेंस है। फिर इन्होंने इसी डिफरेंस को कम करने के लिए, इसी डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए यहाँ के लोगों ने क्या किया, 1970 से 1993 के बीच में अपने संविधान में 4 बार अमेंडमेंट किए, 4 बार सुधार किया। अमेंडमेंट का मतलब है पहले से अगर कोई चीज़ है तो उसमें कुछ चेंज कर देना, उसमें कुछ नया लेके आ जाना, पुरानी चीज़ को हटा देना, उसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट। तो यहाँ के लीडर्स ने खुद के वहाँ के बेल्जियम के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ को 4 बार उसको क्या किया, अमेंड किया। कब से कब के बीच में, 1970 से 1993 के बीच में, ताकि एक ऐसा अरेंजमेंट बना सकें, एक ऐसा सिस्टम बना सकें जहाँ पे सारे लोग मिल के रह सकें, जहाँ पे सारे लोग आपस में मिलके रह सकें एक ही कंट्री में, और आपस में मतलब जो मतभेद है उस मतभेद को, डिफरेंस को कम किया जा सके। हालांकि इन्होंने जो सिस्टम बनाया वो बाकी कंट्री की तुलना में बिल्कुल अलग था, मगर बहुत ही नया सिस्टम। तो ध्यान देना, बेल्जियम के लोगों ने एक बहुत ही इनोवेटिव, मतलब इनोवेटिव नया, सबसे अलग हटके इन्होंने सिस्टम बनाया, जिसकी वजह से बेल्जियम के सारे लोग साथ में रहते हैं। तो जो नया सिस्टम बनाया उसको हम समझेंगे, एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। बेल्जियम के लोगों ने जो मॉडल बनाया था जहाँ पे सारे लोग मिलकर रह सकते हैं, जहाँ पे फ्रेंच लोग भी रह सकते हैं, डच लोग भी रह सकते हैं, आपस में इनमें कोई मतभेद नहीं हुआ, तो उस मॉडल को समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर क्या चेंजेस किए, ध्यान दो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्होंने क्या कर दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पहले इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर दिया। क्या अमेंडमेंट किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें जो मंत्री होंगे, जो मिनिस्टर होंगे, उनमें मिनिस्टर चाहे वो डच हों या फिर फ्रेंच हो, ध्यान देना यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे डच हो चाहे फ्रेंच हो, इनके जो मिनिस्टर्स होंगे दोनों कम्युनिटी से, उनकी संख्या क्या रहेगी, बराबर रहेगी। ठीक है, तो होगी, टेंशन खत्म यहीं पर। कि ध्यान देना, सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे डच बोलने वाले मंत्री हों या फ्रेंच बोलने वाले मंत्री हों, दोनों की संख्या क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो टेंशन खत्म हो गई यहाँ पर, बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर कोई स्पेशल लॉ बनाना है, ध्यान देना, अगर कोई स्पेशल लॉ बनाना है तो उसके लिए दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप, लिंग्विस्टिक मतलब जो लैंग्वेज के आधार पर जो ग्रुप बने हैं, एक तो डच स्पीकिंग और दूसरे फ्रेंच स्पीकिंग है। ध्यान देना, अगर कोई स्पेशल लॉ लेके आ रही है सरकार तो उसमें उसको पास कराने के लिए दोनों के दोनों जो लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं इनको मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, मतलब ज़्यादातर लोगों को क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। मतलब एक ही कम्युनिटी अकेले यूनिलेटरली, मतलब अकेले कोई डिसीजन नहीं ले सकती। ध्यान देना, अगर यहाँ के संविधान में कोई सुधार करना है तो एक कम्युनिटी, चाहे वो डच हो या फ्रेंच स्पीकिंग हो, एक कम्युनिटी अकेले डिसीजन नहीं ले सकती। अगर डिसीजन लेना है तो इनका भी सपोर्ट चाहिए, फ्रेंच का भी सपोर्ट चाहिए और डच स्पीकिंग लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। और सपोर्ट भी कैसा, मेजॉरिटी, ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट करें कि यस जो लॉ बनाया गया है या जो लॉ लेके आ रहे हैं वो सही है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत आसान कर दिया कि जो मंत्रियों की संख्या है वो बराबर कर दी। मंत्री चाहे वो डच हों या फ्रेंच हों, मंत्रियों की संख्या क्या रहेगी, बराबर रहेगी। कोई नया नियम लेके आ रही है सरकार तो वहाँ पर दोनों कम्युनिटी का क्या चाहिए, मेजॉरिटी से सपोर्ट चाहिए। कोई एक ही कम्युनिटी यूनिलेटरली कोई फैसला नहीं ले सकती। यूनिलेटरली का मतलब है अकेले कोई फैसला नहीं ले सकती, दोनों का सपोर्ट चाहिए। दूसरा इन्होंने क्या किया, रीजनल गवर्नमेंट बोल लो या जो स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ पर ध्यान देना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी कुछ पावर्स किसको दे दी, स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। ठीक है, दोनों रीजन कौन कौन से, जो फ्लेमिश रीजन था और दूसरा वाला जो रीजन था, उन दोनों रीजन को इन्होंने क्या कर दिया, हाँ, दोनों रीजन को इन्होंने बराबर पावर दे दी। ध्यान रखना, मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। जो 2 रीजन थे, एक तो वेलोनिया रीजन जो था और दूसरा फ्लेमिश रीजन था, दोनों रीजन को यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट थी वहाँ पर कई सारी पावर्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं। और दूसरा स्पेशल चीज़ ये ध्यान रखा गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट होंगी वो सबॉर्डिनेट नहीं होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। मतलब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं समझेगी कि ये मेरे अंडर में काम कर रही हैं, ऐसा नहीं समझेंगी वो। बिल्कुल मतलब उनको एक ऑटोनॉमी प्रोवाइड करा दी कि यस आपको ये पावर दी जा रही है और आपको पूरा अधिकार है अपने हिसाब से
चीज़ों को कंट्रोल करने का। तो क्या क्या किया इन्होंने? दूसरा, स्टेट लेवल पर बहुत सारी जो पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाती हैं। प्लस ये भी कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं होंगी किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा काम किया गया। इस चीज़ को हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम। कैसा सिस्टम बोलते हैं? फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में क्या होता है? जहाँ पे पावर डिवाइडेड हो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर हम इसको बोल सकते हैं। प्लस ब्रसेल्स में इन्होंने एक अलग सिस्टम बनाया। ब्रसेल्स में इन्होंने एक अलग ही सरकार बना दी। ब्रसेल्स में आपको पता है लगभग 80% लोग तो फ्रेंच स्पीकिंग थे, 20% लोग क्या थे? डच स्पीकिंग थे। तो इन्होंने क्या किया? फ्रेंच, अब आपको पता है यहाँ पर फ्रेंच ज़्यादा किस में है? मेजोरिटी में, जबकि डच माइनॉरिटी में। जबकि पूरे देश में देखें तो फ्रेंच किस में है? माइनॉरिटी में, और डच किस में है? मेजोरिटी में। तो यहाँ पर जब डच लोगों ने मान लिया कि यस हम बराबर बराबर पावर दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो ब्रसेल्स में भी फ्रांस के लोगों ने फ्रेंच स्पीकिंग लोगों ने मान लिया कि यस यहाँ पर भी हम बिल्कुल बराबर बराबर पावर शेयर करने के लिए राजी हैं। हम भी मतलब चाहते हैं कि यहाँ पर भी मतलब शांति बनी रहे। तो बस यही है, ब्रसेल्स में यहाँ पर एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई जाती है जहाँ पर दोनों कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। दोनों कम्युनिटी कौन सी? फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग, दोनों को बराबर बराबर रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, इन्होंने क्या किया? इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट कर लिया ब्रसेल्स में। क्यों किया था इन्होंने? क्योंकि डच स्पीकिंग जो लोग थे उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया था सेंट्रल में। तो सिंपल सी बात है, टिट फॉर टेट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट में डच लोग मान गए तो ब्रसेल्स में भी फ्रेंच लोग मान जाते हैं। तो ध्यान रखना। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था यहाँ पर जो इन्होंने अकोमोडेशन पॉलिसी में अपनाया था, वो एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी ब्रसेल्स में। ठीक है, तो दोनों कम्युनिटी फ्रेंच स्पीकिंग एज वेल एज डच स्पीकिंग को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। और चौथे नंबर पर इन्होंने जो काम किया था वो किया था कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी। ध्यान रखना, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, एक स्टेट गवर्नमेंट हो गई, एक और तीसरी टाइप की इन्होंने जो सरकार बनाई थी वो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये थोड़ी सी हटके क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो इनके मेंबर होंगे, कम्युनिटी मेंबर, ध्यान देना, जो अलग अलग कम्युनिटी हैं। अब कम्युनिटी यहाँ पर आपको पता ही है, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग, ये अलग अलग कम्युनिटी हैं। तो कोई भी जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी जो है यही क्या बनाएंगी? कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगी। अब चाहे वो कहीं भी रहती हो, किसी भी पार्ट में, देश के पार्ट में रहते हों, और ये जो गवर्नमेंट होंगी इनको स्पेशल पावर होंगी किससे संबंधित? कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशू से संबंधित इनके पास क्या होंगी? स्पेशल पावर होंगी। तो ध्यान रखना। अब बेल्जियम में एक तीसरी जो गवर्नमेंट बनाई जाती है वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। और कम्युनिटी गवर्नमेंट में जो लोग इलेक्ट होते थे वो किससे, कौन इलेक्ट करता था उनको? एक कम्युनिटी जो होती थी, एक लैंग्वेज वाली कम्युनिटी, वही इनको क्या करती थी? इलेक्ट करती थी। तो डच कम्युनिटी की एक, और फ्रेंच कम्युनिटी की अलग, और जर्मन कम्युनिटी की अलग, ऐसे करके क्या बनाई गई थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी। अब ये जो लोग हैं ये कहीं भी रहते हों, और ये जो गवर्नमेंट होंगी ये किन चीज़ों पर ध्यान देंगी? ये देंगी कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड समस्याओं पर ध्यान देंगी। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आपको ध्यान रखना है। अब पूरा की पूरा मॉडल हमने देखा अभी। बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को बराबर बराबर मंत्रियों की संख्या दी जाती है, बराबर बराबर मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट को इन्होंने पावर दे दी। तीसरा, ब्रसेल्स में इन्होंने अलग गवर्नमेंट बना दी। चौथा, और अलग अलग कम्युनिटी के लिए इन्होंने क्या कर दी? कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बना दी। तो ये सिस्टम आपको देखने में लगता है अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और वाकई में है भी कॉम्प्लिकेटेड, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर यहाँ के लोगों ने इस सिस्टम को अपनाया। ये सिस्टम हमारे लिए भी कॉम्प्लिकेटेड, हमें देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, और ये बेल्जियम के लोगों को भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। मगर इस सिस्टम की वजह से सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? सॉल्व हो जाती हैं। जो टेंशन थी दो कम्युनिटी के बीच में, फ्रेंच और डच स्पीकिंग लोगों के बीच में जो टेंशन थी वो ख़त्म हो जाती है, और सिस्टम बहुत अच्छी तरह से ये काम कर रहा है। ठीक है, और इसी सिस्टम की वजह से यहाँ पर ये बहुत बड़ा जो सिविक स्ट्राइक है, इसकी वजह से जो सिविल वॉर होने की कंडीशन जो थी, आपस में दो कम्युनिटीज़ के बीच में झगड़ा होने की जो कंडीशन थी, और वो चीज़ क्या हो जाती है? इसकी वजह से बच जाती है। और जब आपको पता है जब दो कम्युनिटीज़ के बीच में झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो देश का क्या हो जाता है? डिवीजन हो जाता है। देश की यूनिटी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, यूनिटी टूट जाती है। आपको पता है हमारे भारत देश का डिवीजन भी किस लिए हुआ था? इसी चीज़ के आधार पर हुआ था। दो रिलीजन, हिंदू रिलीजन और मुस्लिम रिलीजन। तो मुस्लिम रिलीजन जो लोग थे उन्होंने डिमांड की कि हम एक अलग से देश चाहते हैं, और वो देश बना पाकिस्तान। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर बढ़ जाती है, देश बच जाती है, देश का जो डिवीजन है वो बच जाता है। किसके आधार पर? लिंग्विस्टिक लाइंस के आधार पर। अगर सोचो अगर ऐसा सिस्टम नहीं बनता तो हो सकता है टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती, सिविल वॉर की कंडीशन हो जाती, और फाइनली लैंग्वेज के आधार पर यहाँ पर देश का
निर्माण होता है। और आपको पता हो भारत में भी लैंग्वेज के आधार पर एक सबसे पहला जो स्टेट बनाया गया था वो कौन सा स्टेट बना था, आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि आंध्र प्रदेश किस में से बना था, मैं चाहूँगा कि आप उसको कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक तो यहाँ पर ये सिस्टम बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है जिसकी वजह से शांति आती है, दूसरा यहाँ पर 2 कम्युनिटीज़ के बीच में जो सिविल वॉर है, आपस में जो सिविक स्ट्राइक है वो भी बच गया और कम्युनिटी देश का डिवीजन होने से भी बच जाता है। अब ये सिस्टम इतना बढ़िया लगा यहाँ पर, बाकी मतलब यूरोप के कंट्रियों को इतना अच्छा लगा कि जब एक यूरोपियन देशों ने, ध्यान देना यूरोपियन देशों का एक ग्रुप है, यूरोप के जो देश हैं लगभग 27-28 देशों का एक ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन जब बना तो इन्होंने डिसाइड किया कि हमारा जो हेड क्वार्टर होगा यूरोपियन यूनियन का वो कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा, वो हेड क्वार्टर इस्टेब्लिश किया जाएगा ब्रसेल्स में। अब सोचो यहाँ पे इतनी शांति है कि सारे के सारे यूरोपियन देशों ने क्या डिसाइड किया, इन्होंने जो ग्रुप बनाया था यूरोपियन देशों ने जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन, इसका हेड क्वार्टर भी कहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया, इसका हेड क्वार्टर इस्टेब्लिश कर दिया ब्रसेल्स में। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा बेल्जियम वाला टॉपिक पूरी तरह से फिनिश होता है। अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं डिस्कस करूँगा पूरा की पूरा जो टॉपिक है आपका कौन सा वाला, श्रीलंका वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। आई होप चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आपके व्यूज, आपके विचार, आपके सजेशंस आप कमेंट करके बता सकते हो, उन पर हम डेफिनेटली काम करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।